नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज आपको बताएंगे कि बंगाल चुनाव में किस तरह बांग्लादेश की एंट्री हो गई है और मार्च के अंत में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा को किस तरह बंगाल चुनाव में मधुआ वोटों को साधने की वोट यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आते हैं तो कई बार घटनाओं का, योजनाओं का, वोट खींचने की स्ट्रैटेजी का रिपीट टेलीकास्ट होता है। बीजेपी भी 2019 में बंगाल में मिली सफलता को और बड़ा बनाकर रिपीट करना चाहती है। ऐसे में बंगाल के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले मधुआ फैक्टर का गहरा विश्लेषण करेंगे। आपको पश्चिम बंगाल से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इस खबर का एक कूटनीतिक पहलू भी है। बांग्लादेश की यात्रा कोरोना महामारी फैलने के बाद प्रधानमंत्री की पहली बार विदेश यात्रा होगी, यानी इस खबर को हम बंगाल की राजनीति और ग्लोबल कूटनीति दोनों के लेंस से देखेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विधानसभा से आए एक वीडियो का विश्लेषण करेंगे। ये इमरान खान के नए पाकिस्तान की बेशर्मी भरी तस्वीर है। इमरान खान और उनके विरोधी बिलावल भुट्टो दोनों की पार्टियों के नेताओं ने सिंध विधानसभा को अखाड़ा बना दिया। हालात ऐसे बन गए कि वहां से महिला सदस्यों को भागना पड़ा। ये तस्वीरें देखकर आपको WWE की फाइटिंग की याद आ जाएगी। इसके पीछे की कहानी क्या है और इमरान खान की सत्ता का सिंहासन क्यों डोल रहा है, ये आपको बताएंगे। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने 2020-21 के लिए अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपको अपने पीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। 2019-20 में भी ब्याज दर 8.5% ही थी। हालांकि ये पिछले 7 साल में सबसे निचले स्तर की ब्याज दर है। आशंका जताई जा रही थी कि पीएफ पर ब्याज दरें घटा दी जाएंगी, लेकिन आज ब्याज दरों को बरकरार रखने का फैसला लिया गया। आपको यह भी बता दें कि 1952 में पीएफ पर 3% ब्याज दिए जाने की शुरुआत हुई थी और पीएफ धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक था। इस दौरान पीएफ पर 12% ब्याज मिलता था। शुरुआत हम खबरदार की बंगाल चुनावों से करेंगे, जिसमें सत्ता किसके हिस्से आएगी। इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि मधुआ वोटों पर किसका कब्जा होगा। ये वही समुदाय है जो पश्चिम बंगाल विधानसभा की कम से कम 70 सीटों पर अपना असर रखता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मधुआ समाज के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की थी और इसी वजह से बीजेपी का लोकसभा वाला स्कोर अच्छा रहा था। अब खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में मधुआ समाज के भगवान हरिचांद ठाकुर के जन्म स्थल पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसी महीने के अंत में जब बंगाल में पहले दौर की वोटिंग का माहौल होगा, उस समय यह दौरा हो सकता है। टीएमसी इस दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। साल 2019 वही लोकसभा चुनाव वाला साल। मधुआ समुदाय की गुरु मां से पीएम मोदी की मुलाकात और संयोग देखिए, लोकसभा चुनाव में बंगाल की 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू है और खबर गर्म है कि पीएम बांग्लादेश में मधुआ समाज के भगवान हरिचांद ठाकुर के जन्म स्थल पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को चुनाव का पहला चरण होगा। प्रधानमंत्री की इच्छा पर बांग्लादेश से पीएम के इस दौरे की इजाजत मांगी गई। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के उड़ाकांदी में हरिचांद ठाकुर का जन्म स्थान है और हरिचांद ठाकुर को मधुआ समुदाय में बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जब बंगाल में मतदान हो रहा होगा, तब हो सकता है पीएम वहीं के दौरे पर हों। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर, जो मधुआ समुदाय के भगवान हरिचांद ठाकुर के परिवार से हैं, उन्होंने आज तक को बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में हरिचांद ठाकुर के जन्म स्थान जाने का आइडिया उन्होंने ही दिया था। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में हरिचांद ठाकुर, जो कि मधुआ समाज के संस्थापक और भगवान के तौर पर देखे जाते हैं, उनके जन्म स्थान पर जाने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है और ऐसे में बांग्लादेश सरकार इस वक्त प्रधानमंत्री के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजामों को देख रही है। मधुआ समुदाय की राजनीतिक पकड़ 70 सीटों पर है। ये ऐसी ताकत है जिसके दम पर यह समुदाय महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुका है। अब हर कोई मधुआ समुदाय के नजदीक रहना चाहता है। ममता बनर्जी
इज ए प्रोटेस्टिंग फोर्स। तो अभी उस प्रोटेस्टिंग फोर्स को बाधा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड मैप देखने पड़ता है। अभी हरिचांद जी का मंदिर में मथुआ वोट मिलने के लिए उधर चला जाएगा। अभी किधर किधर जाएंगे वो हम नहीं बता सकता, मगर ढूंढते हैं कौन कौन बंगाली अब्रॉड है जिसको पकड़ने से बंगाल को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। बीजेपी ने मथुआ समुदाय का दिल नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर जीता था। सीएए का मुद्दा मथुआ समुदाय के लिए अहम है। मथुआ समाज के लोग बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं। सालों से इन पर रिफ्यूजी का तमगा लगा हुआ है, जबकि इनके पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड और तमाम तरह के भारतीय पहचान पत्र हैं। इन्हें लगता है कि सीएए लागू हो जाए तो इनकी पहचान पुख्ता हो जाएगी। बीजेपी ने सीएए का वादा करके लोकसभा चुनाव में भारी समर्थन जुटाया, लेकिन अब सीएए कानून को लागू करने में देरी होने से मथुआ समाज की नाराजगी बढ़ रही है। ये वजह है कि 11 फरवरी को अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले में मथुआ के गढ़ कहे जाने वाले ठाकुर नगर में अपना वायदा दोहराया था कि कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम खत्म होते ही सीएए लागू हो जाएगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मथुआ समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की। 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आया। কি বলেছেন আপনারা শুনেছেন তো, যে ভ্যাকসিন পর্ব শেষ হয়ে যাবে তারপর সিএ চালু হবে। 130 কোটি দেশ, 130 কোটি মানুষের ভ্যাকসিন পেতে কত সময় লাগবে? নয় করে 8 থেকে 10 বছর লাগবে। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त मथुआ समाज एक निर्णायक किरदार के तौर पर खड़ा हुआ है और यही वजह है कि सियासत के सर्वे सर्वा इस किरदार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या अमित शाह, बारंबार मथुआ समाज के गढ़ ठाकुर नगर जाकर वहां का दौरा कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सियासी खेल समझ चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ममता सतर्क हैं और बीजेपी की नागरिकता संशोधन अधिनियम को धोखा बताने में लगी हुई हैं। ममता ने कहा, मथुआ समुदाय को सीएए की जरूरत नहीं है, वो देश के किसी भी दूसरे समुदाय की तरह नागरिक हैं। ममता समझा रही हैं कि बीजेपी उन्हें सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। 9 दिसंबर 2020 को ममता बनर्जी ने मथुआ समुदाय के गढ़ माने जाने वाले बनगांव में बड़ी रैली की थी। अभिषेक बनर्जी हाल ही में ठाकुरगंज के दौरे पर गए, जहां उन्होंने भगवान हरिचांद ठाकुर के दर्शन किए। ममता ने दो टूक समझाया कि राज्य की सभी शरणार्थी कॉलोनियों को पश्चिम बंगाल सरकार नियमित कर चुकी है और हर शरणार्थी परिवार को भूमि अधिकार दिया जा चुका है। आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी चर्चा मथुआ वोट बैंक की हो रही है। ये मथुआ करते हैं, उसको पता नहीं था। जब बर्मा जिंदा था 20 साल उनको हमने देखा, हमने सब कुछ कर दिया। अभी आके फायदा ले रहा है झूठा बात करके। बट आई वर्क फॉर ऑल। 15 मार्च 2020 को बीना पानी देवी यानी बोडो मां ने ममता बनर्जी को मथुआ समुदाय का संरक्षक घोषित किया था और 2011 में बंगाल में लेफ्ट की सत्ता को उखाड़कर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। लोकसभा चुनाव में मथुआ समाज का पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका तो उसका सियासी संदेश नतीजों में साफ दिखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि विधानसभा चुनाव में भी मथुआ समुदाय का वोट बंगाल की सत्ता में किसी का भी खेल बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सवाल यही है कि किसका खेला होबे, यानी किसका खेल होगा। जय हरिचांद, जय गुरुचांद, जय। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मथुआ समुदाय और बंगाल में उसकी ताकत को समझने के लिए आंकड़ों और इतिहास की जानकारी जरूरी है। 1812 में मथुआ समुदाय के पहले गुरु हरिचांद ठाकुर का जन्म उड़ाकांदी में हुआ। मथुआ संप्रदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में समाज सुधारक हरिचांद ठाकुर ने की थी। संप्रदाय के लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और श्री श्री हरिचांद ठाकुर कहते हैं। अछूत समझे जाने वाले समुदाय को हरिचांद ठाकुर ने सम्मान दिलाने का बीड़ा उठाया था। जब विभाजन हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में मथुआ समुदाय के लोग पूर्वी बंगाल से भारत पहुंचे। भारत में मथुआ समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला। बंगाल में मथुआ समुदाय की आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। बंगाल की जनसंख्या में इनकी भागीदारी 17% के आसपास है। राज्य की
42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। मतुआ समुदाय का असर सीधे 5 लोकसभा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। बंगाल के कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूचबिहार, रायगंज और जयनगर, इन सभी सीटों पर मतुआ समुदाय के वोटरों की संख्या औसतन 35 से 40% मानी जाती है। एक अनुमान के अनुसार अकेले नॉर्थ बंगाल के 23% वोटर मतुआ समुदाय से आते हैं। विधानसभा को देखें तो 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय का दखल है। यही कारण है कि मतुआ महासभा के आगे सभी नतमस्तक होते रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता से कांग्रेस की विदाई में इसी समुदाय का बड़ा रोल था। 1977 के चुनाव से पहले रंजन ठाकुर का लेफ्ट को समर्थन मिला और बंगाल की कुर्सी पर लेफ्ट का कब्जा हुआ। 2011 में मतुआ समुदाय ममता के साथ आया और जबरदस्त समर्थन के साथ बंगाल में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। इसी के साथ लेफ्ट की विदाई हो गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मतुआ वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही। नतीजा ये हुआ कि टीएमसी की ताकत घटी। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2019 वाली सफलता को और बड़ा करके दोहराना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी भी कोई चांस देने के मूड में नहीं है। मतुआ समुदाय को अपने खेमे में लाने की रेस शुरू हो गई है। हमें यहां मतुआ समुदाय और सीएए का कनेक्शन भी समझना होगा। बीजेपी मतुआ समुदाय को लुभाने के लिए सीएए को अपना कारगर हथियार बना रही है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। मतुआ समुदाय को वैसे तो वोट देने से लेकर तमाम तरह के अधिकार हैं, लेकिन इस कानून के तहत उनकी नागरिकता पुख्ता होने का भावनात्मक संदेश जाता है। अब बीजेपी इसको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहां बीजेपी एक धर्म संकट में भी फंसी हुई है। दरअसल अगर वो सीएए को लागू कर दे तो असम में उसको राजनीतिक नुकसान का खतरा है। अगर नहीं लागू हुआ तो बंगाल में मतुआ समुदाय के साथ वादा खिलाफी हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी वादा कर रही है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद सीएए को लागू कर देगी। समझा जा सकता है कि इस दौरान असम और बंगाल दोनों के चुनाव निपट जाएंगे और ममता इसी सियासी गणित पर अपना दांव खेल रही है। आपको हम ये दिखाते हैं कि मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं नागरिकता के इस मुद्दे को लेकर। मैं इस रिपोर्ट को करने के लिए खास तौर से उत्तरी 24 परगना, जहां पर ठाकुर बाड़ी स्थित है, वहां पर गई। अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। मतुआ समाज रहने देगा क्या? नाम सूत्र समाज रहने देगा क्या? मतुआ है, बाउरी है, भक्ति है, शाह है, बनर्जी है, चटर्जी है, अधिकारी है, पांडे है, सिंह है, कितना है। हम है गरीब, हम है नीची जाति के और सत्ता में बैठे हुए थे ऊंची जाति के लोग। हमारे ऊपर में उनको कभी भी रहम तो था नहीं। अगर भद्रलोक होते तो शायद इस पे बात होता। भद्रलोक नहीं है, छोटे लोग है, इसीलिए इस पे बात नहीं हुआ कभी। भद्रलोक मतलब उसके काउंटर में एक छोटे लोग कम्युनिटी भी है। तो भद्रलोक कम्युनिटी जो है वो अर्बन होते हैं। कुछ अनुसूचित जाति के लोग जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे वो पहले पश्चिम बंगाल में आए और फिर पश्चिम बंगाल से उनको दंडकारण्य में भेज दिया गया। मौला पहाड़े रोहाते अमर घरे चाबी। जब भारत का विभाजन हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में जितने हिंदू परिवार थे वहां से पलायन करके जब पश्चिम बंगाल में आकर बसे तो उन्हीं में एक है अहम मतुआ समाज। उस समय ये लोग आकर यहाँ पर बस गए। आज भी नागरिकता की लड़ाई चल रही है। दिलचस्प ये है कि नागरिकता की लड़ाई के समानांतर वोट देने का अधिकार जरूर इन सब के पास रहता है, लेकिन आज की तारीख में मुद्दे बहुत हैं इस समूचे समाज के। इनका नाम संतोष बाला है। इनकी पहचान इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 2066। इसके अलावा अगर इन्हें कुछ याद है तो बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान से जान बचाकर भागते समय के जख्म। আমরা নির্যাতন খাচ্ছি, কারণ হচ্ছে আমার বাড়ি নারায়ণপুর। আমি সেখানে হরিনাম করতেছি, মা আমার মাথায় 3টে সেলাই আছে। হরিডাঙ্কা বাজায় রাত্রি যখন আমি বাড়ি ফিরি। या फिर इन्हें याद है नागरिकता का संघर्ष। आपने की जान
আমরা বাংলাদেশের থেকে এসে এখানে আমরা শরণার্থী কিংবা মানে উদ্বাস্তু, তাই আমরা এখানে আমরা নাগরিকত্ব চাই। यहाँ पे रैली अमित शाह की हुई थी, चुनाव में क्या क्या आप लोगों को वादा कर? अमित शाह बोला इधर से जो नागरिक जो दावी किया ना नागरिक, तो नागरिक देगा। वो विश्वास हो रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? हम तो विश्वास होता है जो वो देता है, वो जो बात करता है वो देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। संतोष बाला की तरह लाखों नामशूद्र पश्चिम बंगाल आए। दिलचस्प ये है कि राजनीति ने उन्हें वोट डालने का अधिकार दे दिया, लेकिन उनकी नागरिकता सिर्फ संघर्ष के कागजों में दर्ज है। उनका सारा जहान मतुआ समाज के संरक्षकों की ठाकुर बाड़ी ही है। इस ठाकुर बाड़ी का सम्मान 200 साल पुराना है, अविभाजित भारत के समय से। संतोष बाला अकेले नहीं, मणिमोहन मजूमदार भी पूर्वी पाकिस्तान से जान बचा कर आए। वो याद करते करते उनका लहजा भर्रा जाता है, आंखों में आंसुओं की नमी आ जाती है। अब उम्र के इस पड़ाव पर खुद को पक्की पहचान वाला भारत का नागरिक होते देखना चाहते हैं। अगर इनकी व्यथा को समझना है तो ये देखना होगा कि कैसे अपना घर बार सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश से सबको आना पड़ा था। ये भी अपना घर वहां पर छोड़कर आए हैं, यहाँ पर भारत में रह रहे हैं। तो কেন আসে? আচ্ছা, মুসলমানদের অন্যায় অত্যাচারের জন্য আমরা ওখানে টিকতে পাইনি। মা বোনদের ইজ্জত নিয়েই তারা সিনেমিনি খেলছে, সহ্য করতে না পেরে রাত্রের অন্ধকারে ওপার থেকে পারে এসে পৌঁছেছি। এখন ঠাকুর যেভাবে রাখে, ঠাকুর ভালো রেখেছে, ভালো আছি। মনে দিতে ঠিক মতো কাজ করে খেতে পারলে ভালো। এখন আমরা একমাত্র চাই নাগরিকত্ব। কে দেবে সেটা আমরা জানি না বাবা, কে দেবে? কে দেবে নাগরিকতা? প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নেতা মহোদয়ের কাছে আমরা দাবি করছি। দেখ কখন কি অবস্থা দেবে, কে দেবে জানতো না। বিশ্বাস, হ্যাঁ বিশ্বাস। राजनीतिक विश्लेषण में यह कहा जा सकता है कि नामशूद्रों की पहचान के संघर्ष ने कास्ट पॉलिटिक्स के पिलर को मजबूत कर दिया, लेकिन इसे ऐसे भी माना जा सकता है कि विस्थापितों को एक भावनात्मक शरण मिली मतुआ समाज के संरक्षकों से, और उनकी निष्ठा भी वोट पॉलिटिक्स से जुड़ती चली गई। हम इस समय ठाकुर बाड़ी में मौजूद हैं, यानी कि मतुआ समुदाय के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए परम श्रद्धा का स्थल। यहाँ से जो गुरुओं की आवाज निकलती रही है, उस एक आवाज को ये पत्थर की लकीर मानते रहे हैं। अभी तक कई सालों से जो हमने देखा है उसमें एक पार्टी विशेष के लिए सबकी श्रद्धा रहती थी, लेकिन आज की तारीख में ये दो धड़ों में बंट रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों के तरफ इस समुदाय का समर्थन कम से कम जो बयानों है उसके जरिए तो आ ही रहा है। बांग्लादेश से आया शरणार्थी मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल के चुनाव का बड़ा फैक्टर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 26-27 मार्च को बांग्लादेश में होंगे तो मसला कूटनीति का भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह बांग्लादेश दौरा 3 बड़ी वजहों से फोकस में है। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह है। दूसरा, यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। और तीसरा, भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का यह 50वां वर्ष है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत बांग्लादेश रिश्ते और मजबूत हुए हैं। कोरोना के समय में बांग्लादेश को भारत अब तक 90 लाख कोरोना वैक्सीन डोज मुहैया करा चुका है। भारत से किसी अन्य देश को वैक्सीन की सप्लाई की यह सबसे बड़ी खेप है। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे में वहां की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बीच यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। दिसंबर 2020 में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलाहाटी के बीच 55 साल बाद रेल लिंक को हरी झंडी दिखाई थी। ये रेल लिंक 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टूटा था, जो 2020 के अंत में जुड़ गया। दिसंबर 2020 में शेख हसीना के साथ वर्चुअल समिट में ही पीएम मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे की घोषणा की थी। इस दौरे की तैयारियों को देखते हुए पहले जनवरी 2021 में बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन भारत आए, और अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज एक दिन के बांग्लादेश दौरे पर गए। प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा एक और मायने में अहम है, और वो ये कि कोरोना के समय में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है।
प्रधानमंत्री मोदी 497 दिनों बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री ब्राजील के दौरे पर गए थे। 15 जून 2014 से नवंबर 2019 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 1979 दिनों में 96 देशों के दौरे किए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में 8 देश, 2015 में 23 देश, 2016 में 17 देश, 2017 में 17 देश, 2018 में 20 देश, 2019 में 14 देशों का दौरा किया। 2020 ऐसा साल रहा जब प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेश दौरे पर नहीं गए। इस दौरान उन्होंने कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ और कुछ अहम बहुपक्षीय सम्मेलनों में वर्चुअल समिट की। पड़ोस में लाइव एक्शन हो रहा हो तो नजर रखनी पड़ती है, इसीलिए अब आपको इमरान खान के नए पाकिस्तान की वो बेशर्म तस्वीर दिखाएंगे जिसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेताओं के बीच सिंध विधानसभा में मारपीट हो रही है। इसके पीछे की कहानी आपको आगे बताएंगे, पहले आप इस मारपीट का एक ट्रेलर देख लीजिए। ये फड्डा हो गया, ये पीटीआई के अरकान आए हैं, तो गबोल साहब है, शहरियार शहर और अबड़ो साहब वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ आए हैं, तो असेंबली के अंदर ये फड्डा हो गया है। ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मेंबरान आपस में लड़ रहे हैं। है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विधानसभा का, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान के नेताओं ने आपस में ही जमकर मारपीट की। ये सब तब हुआ जब मंगलवार को विधानसभा का सत्र चल रहा था। आलम यह था कि महिला सदस्यों को सीट छोड़कर भागना पड़ा। नौबत लात घूंसों तक आ पहुंची। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या वहां इमरान खान की सत्ता पर खतरा है, क्या उनका सिंहासन डोल रहा है? इन सवालों का जवाब सिंध विधानसभा के मारपीट वाली वीडियोज में छिपा है। विधायक अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ लगा रहे थे। एक महिला विधायक जान बचाकर सदन से बदहवास दौड़ती हुई निकली। ऐसा लग रहा था मानो सिंध असेंबली पर आतंकवादी हमला हो गया हो। हमला तो हुआ था लेकिन आतंकवादी नहीं। ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मेंबरान आपस में लड़ रहे हैं, असेंबली के अंदर झगड़ा हो गया है, ये फड्डा हो गया है बड़ा। वो शहरियार शहर जा रहे हैं असेंबली से बाहर पीपी वालों के साथ। असलम अबड़ो भी पीपल्स पार्टी के साथ निकल गया, बाकी गबोल बेचारा फंस गया है मेंबरों के बीच में और ये लड़ाई हो रही है असेंबली में। इमरान की पार्टी पीटीआई और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के विधायकों ने सिंध विधानसभा को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। खूब मारपीट हुई, लात घूंसे चले, महिला सदस्यों को सीट छोड़कर भागना पड़ा। वीडियो बना रहा हूँ, बात करो। आज आप सब ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत के ऊपर एक दब्बा है सिंध असेंबली के अंदर, उनका तमाशा आपने देखा। हालांकि हमारे मेंबरान जो थे वो हमारे बेंचेस पर आए, हमारे साथ बैठे। जब उनके साथ हम बाहर निकलने लगे तो उनके असेंबली में बैठे दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी शुरू की। वीडियो देखा आपने, अब समझिए ये क्यों हुआ। दरअसल मौका था सिंध विधानसभा में सीनेट चुनावों को लेकर वोटिंग का। पाकिस्तान में सीनेट वैसे ही जैसे भारत में राज्यसभा। तो सिंध विधानसभा में पाकिस्तान सीनेट की 11 सीटों पर चुनाव होना था, जिसके लिए इमरान की पार्टी पीटीआई के 5 उम्मीदवार मैदान में थे। पीटीआई को उम्मीद थी कि उसके 5 उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन पीटीआई के 3 सदस्यों ने बगावत कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पार्टी के निर्देश न मानकर वो अपनी मर्जी से वोट करेंगे। मेरा ज़मीर ये कहता है और मुझे एक हक है कि मैं अपना ज़मीर का फैसला करूं और मैं वोट इस पे, क्योंकि आइन इजाजत मुझे देता है कि मैं अपना वोट जो है अपने ज़मीर के मुताबिक मैं इस्तेमाल करूं, तो मैं ये वोट जो है इनको मैं नहीं दूंगा। बाकी रही जहाँ मुझे ज़मीर मुझे कहेगा
मैं वहाँ वोट दूंगा। मैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए, तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता। फिर आया वोटिंग का दिन। जैसे ही तीनों बागी विधायक सिंध असेंबली पहुंचे, वैसे ही उनकी पार्टी यानी पीटीआई के अन्य विधायकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायकों असलम आबरो, शहरयार शार और करीम बख्श गालोब को असेंबली में गिरा कर पीटा। ये फटा हो गया है बड़ा। वो शहरयार शार जा रहे हैं असेंबली से बाहर पीपी वालों के साथ। असलम आबरो भी पीपल्स पार्टी के साथ निकल गया, बाकी गपोल बेचारा फंस गया है मेंबरों के बीच में और ये लड़ाई हो रही है असेंबली में। वो शहरयार शार जा रहे हैं असेंबली से बाहर पीपी वालों के साथ। जैसे तैसे दो विधायक तो सदन से निकलकर किसी तरह अपनी कार तक पहुंचे और वहां से भागने में कामयाब हो पाए। लेकिन एक बागी विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं के हत्थे चढ़ गया, जिसका उन्होंने बुरा हाल कर दिया। वीडियो बना रहा हूँ, बात करो। बेचारे विधायक को बचाने के लिए विपक्षी दल के विधायकों ने पूरा जोर लगा दिया। नौबत लात घूसों तक पहुंच गई। कमाल की बात देखिए कि जब ये सब हो रहा था, तब सिक्योरिटी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। एक महिला विधायक तो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ मदद की गुहार लगाते हुए भागती नजर आई, लेकिन जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स आते तब तक जमकर मारपीट होती रही, जिसमें कई विधायक घायल भी हो गए। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह-तरीन दिन है। मेरी चूंकि टांग में चोट लगी हुई थी, नहीं तो मेरा भी दिल चाह रहा था बाल पकड़ के नोच दूं। मेरा भी दिल चाह रहा था कि इनको बेनकाब कर दूं। दरअसल पाकिस्तान की राज्यसभा यानी सीनेट चुनाव में इमरान खान की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री अब्दुल हफीज चुनाव हार गए थे। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने हराया था, जिसके बाद पाकिस्तान में विपक्ष इमरान सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। जवाब बाकी रह ही नहीं जाती यहाँ पर हुकूमत करने की, तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि मुल्क चलाने से पहले वोट डालना सीख लें। बहुत तो ये है नया पाकिस्तान। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान से ना तो देश संभल रहा है, ना ही उनकी पार्टी। ये मैं हूँ, ये एमपीएस है और ये करीम भाई है। आज तक ब्यूरो। अब हम देश में कोरोना महामारी और कोरोना वैक्सीनेशन का स्पीड टेस्ट करेंगे। पहले आपको आज का कोरोना अपडेट दे देते हैं। आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को देश में कोरोना के 17,407 नए मामले सामने आए। ये 34 दिनों में आए कोरोना के सबसे अधिक केस हैं। इससे पहले आखिरी बार 28 जनवरी को 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, जब कोरोना के 18,555 मामले थे। बुधवार को कोरोना से देश में 89 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के आधे से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। बुधवार को वहां कोरोना संक्रमण के 9,855 नए केस मिले, यानी देश के 60% केस सिर्फ महाराष्ट्र में मिले। बुधवार को महाराष्ट्र में इस महामारी से 42 मरीजों की मौत हो गई, यानी करीब 47% मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने जो कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,11,56,923 पहुंच गई है। इनमें से 1,57,435 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,73,413 हो गई है। कोरोना से ठीक होने की दर अब 97.14% है, जबकि मृत्यु दर 1.42%। जिस तरह से कोरोना के केस दोबारा बढ़ने लगे हैं, उससे लगता है कि लोग वैक्सीन आने के बाद शायद ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। देश में अब तक 1,77,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कोरोना वायरस टीकाकरण की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी को शुरू हुआ था। अब कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च को शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में 60 साल से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरे चरण में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई मंत्री और मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। आज इस लिस्ट में एक और मुख्यमंत्री का नाम जुड़ गया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके माता पिता ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मुख्यमंत्री और उनके माता पिता को दिल्ली के LNJP अस्पताल में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। अरविंद केजरीवाल की उम्र 52 साल है, लेकिन वो 10 साल से ज्यादा समय से डायबिटीज के पेशेंट हैं, इसीलिए उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम केजरीवाल ने क्या रिएक्शन दिया, ये भी सुनिए। मैंने और मेरे माता पिता दोनों ने LNJP में वैक्सीन लगवाया है और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कोरोना से छुटकारा देने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। जो लोग एलिजिबल हैं वो सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। यहाँ LNJP में भी बहुत अच्छी सुविधा है। सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। पहले जो कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो सब शंकाएं खत्म हो चुकी हैं। भारत में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगवाने का विकल्प मिल चुका है। जिन प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाई जा रही है वहां इसकी अधिकतम कीमत 250 रुपए प्रति डोज निर्धारित की गई है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह कीमत भी ज्यादा लग रही हो, लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन को दुनिया में सबसे सस्ता माना जा रहा है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 1400 रुपए है। यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाई गई वैक्सीन mRNA 1273 की कीमत प्रति डोज पर है करीब 1300 रुपए है। रूस की स्पुतनिक वी की एक डोज की कीमत करीब 730 रुपए है, जबकि चीन की वैक्सीन कोरोना वैक की एक खुराक की कीमत करीब 2200 रुपए है। इस लिहाज से देखें तो भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज अन्य देशों के मुकाबले 6 से 10 गुना तक कम है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति बेहद खास साबित हो सकती है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया है कि नई शिक्षा नीति के जरिए रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जो आखिरकार आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने की वजह बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास का होना भी जरूरी है। इस आत्मविश्वास को लाने का काम शिक्षा के भरोसे हासिल किया जा सकता है। इसी से देश को तरक्की मिलेगी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकेगा। इस नई सोच को साकार करने का काम केवल नई एजुकेशन पॉलिसी कर सकती है। इसके लिए पीएम मोदी ने साफ कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने की रफ्तार को बढ़ाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देश में रिसर्च एंड एजुकेशन सेक्टर को एक साथ जोड़कर देश आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा सकता है। पीएम का मानना है कि एजुकेशन सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरपूर मौके मौजूद हैं और इसके लिए ग्लोबल डिमांड के मुताबिक स्किल तैयार करने की जरूरत है। आज भारत के टैलेंट की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। इसके लिए जरूरी है कि ग्लोबल डिमांड को देखते हुए स्किल सेट्स की मैपिंग हो और उसके आधार पर देश में युवाओं को तैयार किया जाए। इंटरनेशनल कैंपसेस को भारत में लाने की बात हो या फिर दूसरे देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कोलैबोरेशन के साथ एडॉप्ट करना हो, इसके लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। पीएम का मानना है कि इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने के लिए प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में कंटेंट को तैयार करना होगा। उनका कहना है कि केवल भाषा के चलते गरीब के टैलेंट को मरने नहीं देना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस युग में ये पूरी तरह से संभव है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में एक बेहतरीन कंटेंट देश के युवाओं को मिले, ये हमें सुनिश्चित करना है। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, ऐसी हर एक्सपर्टाइज के लिए भारतीय भाषाओं में कंटेंट का निर्माण करना जरूरी है। जानकारों का भी मानना है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन भाषाई अड़चनों के चलते अक्सर प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। हमारी जो मूल भाषा है, अगर उसी में विषयों का अनुसरण बच्चों को कराया जाएगा तो उनमें ज्ञान का समावेश बहुत सुंदरता से हो सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये साइंस भी कहती है। जो कि हमारे बच्चे आज पूरे विश्व में तेज दिमाग के लिए, तेज IQ के लिए जाने जाते हैं,
अगर हमने ये कर दिया कि हम हमारी मूल भाषाओं में अलग अलग विषयों का अनुसरण उनको करा सके, तो जो ये डिफरेंस है, जो कि ये अंतर है दूसरे देश के बच्चों में और हमारे बच्चों में, ये अंतर और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अब अक्सर उच्च संस्थानों में रिसर्च पर फोकस करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी सरकार ध्यान दे रही है। इसके लिए देश में 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। अब इसी साल में 1 दर्जन संस्थानों में ऐसे ही सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़ना होगा। जानकारों का ये भी दावा है कि एजुकेशन सिस्टम की खामियों को दूर करने के साथ साथ स्टार्टअप जैसी नई योजनाओं को बढ़ावा देने से देश की तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है। हमारे देश में जितनी स्किलफुल लेबर है और जितनी सोच है, उसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें रिसर्च स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर रिसर्च को बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा नीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी, स्पेशल रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। तो ये जो फोकस है रिसर्च के ऊपर, ये बहुत अच्छा है, हम इसका सब स्वागत करते हैं। इसके अलावा देश के युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के साथ साथ नई चुनौतियों, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल अपग्रेडेशन करने के प्रभावी मैकेनिज्म के बारे में भी एक संगठित प्रयास की जरूरत है। मोदी के मुताबिक बीते सालों में शिक्षा को रोजगार की क्षमता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस साल के बजट में भी स्वास्थ्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो है एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में जिस तरह से अरबपतियों की संपत्ति बढ़ी है, वो कम आय वर्ग के लोगों को हुए नुकसान का असर नजर आ रहा है। कोरोना के समय में नौकरी जाने और सैलरी कट से कम आय के लोगों को अपनी सेविंग्स खर्च करनी पड़ी। माना जा रहा है कि यही रकम इनके खातों से निकलकर अरबपतियों की तिजोरी भरने की वजह बनी। कोरोना के बावजूद बीता साल अरबपतियों के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। देश में अरबपतियों की संख्या भी महामारी के बावजूद बढ़ गई है। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक देश में एक साल में अरबपतियों की संख्या 137 से बढ़कर 177 हो गई है। यानी बीते एक बरस में देश में 40 अरबपति बढ़े हैं। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो ग्लोबल अरबपतियों की संख्या 414 से बढ़कर 3228 हो गई है। जानकारों का मानना है कि अरबपतियों ने जिस तरह से कोरोना काल में डिजिटल माध्यमों को अपनाया, उससे उनका कारोबार लॉकडाउन के दौरान भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जबकि छोटे कारोबार सुविधाओं के अभाव में डिजिटलाइजेशन में पिछड़ गए हैं और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा है। आप सबको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के अंदर भारत का जो नंबर है अरबपतियों की संख्या में 3रा नंबर पर आ गया है। और ये कैसे हुआ? इसमें अडानी और अंबानी और शिव नादर, इनकी जो नेट वर्थ है वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंची और अच्छी ग्रोथ उन्होंने देखी। ऐसा एक्सपेंशन ग्रोथ जो हम देख पाए, वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था डिजिटाइजेशन और जो गैप हमारे पास था ऑलरेडी, कि हमारे पास जो ग्रोथ के चांसेस थे वो हमारे बढ़े। दौलत में बढ़ोतरी को लेकर बीते साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का नाम भी लगातार सुर्खियों में रहा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक भी इन दोनों रईसों की संपत्ति कोरोना काल में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मुकेश अंबानी इस रिच लिस्ट में 9वें पायदान से बढ़कर 8वें पायदान पर आ गए हैं। एक साल में उनकी संपत्ति 24% बढ़ी है। पिछले साल उनकी संपत्ति 67 अरब डॉलर थी, जो कि अब 83 अरब डॉलर यानी कि 1.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में करीब 2 गुना इजाफा हुआ है। उनकी संपत्ति 17 अरब डॉलर से बढ़कर 32 अरब डॉलर यानी 2.34 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वो 20वें पायदान की छलांग लगाकर दुनिया के 48वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। HCL के शिव नादर 27 अरब डॉलर यानी कि 1.98 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर भारतीय हैं। यानी किसी एक सेक्टर में अमीरों की दौलत में इजाफा नहीं हुआ है, सभी सेक्टर्स के कारोबारियों की संपत्ति बढ़ी है और ये सब उनकी अपनी मेहनत और विजन का नतीजा है। देखते रहिए आज तक।